साथ और हम लोग देख रहे हैं यूएससी 2018 का एग्जाम जो हमारा 7 जनवरी को संपन्न हुआ है, उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी चीज़ें बताया यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं लगभग सभी को मैंने अपना जो क्रैश कोर्स बनाया है ईएससी का क्रैश कोर्स मैंने बना रखा है, जिसमें 52 लेसन के करीब हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो मैं एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस नहीं करूँगा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बस यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल को तो वो सोल्व करूँगा, पर वो जो फॉर्मूला को एक्सप्लेन वगैरह करने का वो चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं रेफर कर दूंगा आप लोगों को कि आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। एक ही चीज़ को बार बार बताकर वीडियो को क्यों बड़ा किया जाए, तो ये मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि मेरा जरूर वो क्रैश कोर्स जो आपको बना हुआ है वो ईएससी के नाम से लिखा हुआ है, ईएससी क्रैश कोर्स, पर वो आप लोग गेट का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो गेट के लिए भी वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी काम आया था। और मैंने दोनों को रिलेट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी मैंने कोर्स बनाया है, गेट के लिए भी कोर्स बनाया, पर नाम मैंने सब में ईएससी लिख रखा था क्योंकि वो ईएससी का एग्जाम नज़दीक है, तो उन सभी को देखें आप। गेट और ईएससी दोनों के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैंने फॉर्मूले ही डिस्कस किए हैं और फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बताया है, तो उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते पे। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन है हमारा कि एक 4 स्ट्रोक इंजन है, उसके पास ब्रेक पावर उसने दे रखा है और उसने फ्यूल जो जा रहा है, फ्यूल कितना कंजर्व वो कर रहा है, फ्यूल कितना जला रहा है, वो बता रहा है आप लोगों को 4.4 kg पर मीटर मिनट, और यहाँ 10 मिनट भी दे रखा है उसने। उसके बाद स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बताया, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि भाई, नाम भी जानते हो, यूनिट भी देख लो, केजी पर आपको पावर है तो केजी यानी कि फ्यूल कंजम्पशन जितना हो रहा है वो ऊपर रखिए और नीचे पावर रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पावर रखिए और ये रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो ये रेट है और इतना मिनट तक चला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा फ्यूल कंजम्पशन। और वो भी केजी में आ जाएगा, केजी को आप डिवाइड कर दीजिए इतना से, किलोवाट में आ जाएगा। पर आवर तो खैर आप लगाया हुआ है, उसको देख के आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बस डिवाइड कर दीजिए, 105 को आप 4.4 से डिवाइड कीजिए, 10 से भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ठीक है एक पॉइंट आगे पीछे रहेगा, पर पॉइंट आगे पीछे रहने से क्या, हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मैच करेंगे, आंसर टिक करेंगे, बस खत्म। कुछ सा यहाँ पे आया डी आंसर आया, हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवन में। उसके बाद हमारे पास ढेर सारे स्टेटमेंट है, उसमें से पहला स्टेटमेंट क्या है भाई कि आपका रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैस बाय पार्शियल मिक्सिंग विद द इनटेक गैस इंक्रीज द इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द इंजन। इसको भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस कर रखा है। मैंने बताया था कि भाई यही तो आपका कहलाता है, आपका जो रिसाइकलिंग करते हैं आप लोग, जो ट्रीटमेंट मेथड है, उसमें मैंने बताया है। आईसी इंजन का भी मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है, वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस किया है इमिशन वाले चैप्टर में, कि इमिशन का ट्रीटमेंट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नॉक्स को कम कर, नॉक्स जनरेट क्यों होता है, ये हाई टेम्परेचर के कारण जनरेट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसी को उठा के हम लोग पीछे से डाल देते हैं, जो एयर सप्लाई कर रहे हैं उसके जलने के लिए ऑक्सीजन, उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन कम रहना चाहिए। अगर हम प्योर एयर से लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगा, अच्छे से बर्निंग होगा और टेम्परेचर बहुत ही बढ़ेगा और आपका दिक्कतें पैदा करेगी आपका। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो इमिशन बाहर से निकल रहा है उसी को उठा के पीछे से लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि भाई आपका टेम्परेचर थोड़ा कम बढ़ता है, आप इसलिए आपका NO2 का नॉक्स का इमिशन कम जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन altitude of operation on the carburetor is to enrich the entire port throat operation। तो ये आपका सही है स्टेटमेंट है, दो ये आपका गलत स्टेटमेंट था, ये दो आपका सही है। तीसरा में देखते हैं व्हेन द कार्बोरेटर, पहला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि इंक्रीज करता है, जबकि हम लोग डिक्रीज करने के लिए लगाते हैं। NO2 निकलना अच्छी बात हो ना, उसको तो डिक्रीज करेंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड हमारा है व्हेन कार्बोरेटर थ्रोट इज सडनली ओपन
तो देखो कार्बोरेटर ऐसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है कार्बोरेटर, पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, अब क्या करोगे उसके लिए। पर वही कि बहुत कम क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, ये सब तो ऐसे भी आपको पता ही होगा, कॉलेज में पढ़े होंगे, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है क्योंकि उसके चैप्टर में नहीं है कार्बोरेटर से। तो कार्बोरेटर मैंने पढ़ाया भी नहीं है अपने आईसी इंजन के चैप्टर में। तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन आता है तो आपको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 100% का आंसर करना ही है, एक दो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ में, तो ये आपका आप आंसर भी दे सकते हैं। व्हेन द कार्बोरेटर थ्रोट इज सडनली ओपन, द एयर फ्यूल मिक्सचर में लीन और temporarily resulting in engine stall। तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 में। यूज ऑफ मल्टी वेंचुरी सिस्टम मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम व्हेन द फ्यूल इज इंट्रोड्यूस एट द मेन वेंचुरी थ्योरी। क्या है यह स्टेटमेंट गलत है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ नहीं था। आईसी इंजन के बारे में बात करते हैं। आईसी इंजन में पहला आपका स्टेटमेंट है कि भाई द आइडियल एयर कैपेसिटी of a two-stroke engine is the mass of air required to concurrently fill the total cylindrical volume at inlet pressure and temperature। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। आइडियल एयर कैपेसिटी यही कहलाता है, यही आपका जो उसने लिख रखा है, सीधा सीधा उसका डिफिनेशन ही लिख रखा है, क्या बताना, यही होता है डिफिनेशन। आगे चलते हैं हम लोग 2 में। With increase in air fuel ratio beyond the value of maximum power, there is a fall in power developed, and this fall is more with higher value of air fuel ratio। तो मैंने इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था आप लोगों को, ऐसा कि भाई आपका क्या होता है, पहले तो विथ इंक्रीज करता है एयर फ्यूल रेशियो के बाद उसके बाद मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप एयर फ्यूल रेशियो बढ़ाते जाओगे, एयर बढ़ाते जाओ। एयर कम रखा आपने तो गड़बड़ है आपका, एयर कम रखा तो कंप्लीट कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो जब तक आप कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता तब तक तो बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर आप एयर डाल रहे हो तो भी वो घटना लगेगा। ये मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया था आप लोगों को आईसी इंजन के मेरे कोर्स में। तो आप मेरे नाम पे जाइए, एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे प्रोफाइल पे जाइए। और जिसने मेरे कोर्स नहीं देखा है, जिसके पास समय है, जो गेट का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो कंप्लीट कोर्स देखें, और जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स लिखा होगा, उस कोर्स को जरूर देखें। उसमें 52 लेसन्स है और उसमें पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिस्कस किया गया। तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका कुछ ही घंटों में ही आपका रिवीजन करा देगा। सारे फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, जो कि गेट में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कैसे याद रखना है, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट तो हम लोग देख ही चुके हैं, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट चलते हैं। द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन डेवलप्ड ऑन द डिजाइन ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिजाइन पर निर्भर करता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एनवी की बात करें तो 1 + C - C इंटू पी हाइयर बाई पी लोअर टू द पावर 1/n, यही फॉर्मूला होता है आप लोग का। तो इसमें आप देखिए कि वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है वो आपका कंस्ट्रक्शन सी पे डिपेंड कर रहा है। सी क्या है, क्लियरेंस रेशियो है। क्लियरेंस रेशियो होता है क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इस पर आपको कंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ये आपका डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका डी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 39 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम लोग स्टेटमेंट कंसीडर करना। उसने कहा है कि हीट पंप एंड एयर कंडीशन हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट। अब देखो ये सही है, पर अगर गलत मानता है यूपीएससी तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसको। ये सही स्टेटमेंट है, एक ही कंपोनेंट होता है, पर उसको अलग अलग चीजें मानती है मैकेनिकल कंपोनेंट। तो भाई यूपीएससी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यूपीएससी क्या आंसर देता है। मैं तो उसका आंसर डी दिया हूँ, बाकी वो क्या देता है वो जाने। तो ये देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। द सेम सिस्टम कैन बी यूज्ड एज हीट पंप इन विंटर एंड एज एयर कंडीशन इन समर। तो कर सकते हैं हम लोग, यूज बिल्कुल कर सकते हैं। कैन लिखा है, कैन जहां लिख दे तो वो सही है, कर तो सकते हैं। ये करने को तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड है द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर आपका क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप क्या होगा, बढ़ेगा। हीट पंप का आपका फॉर्मूला देख लीजिए, H हाइयर बाई H हाइयर माइनस H लोअर। तो H हाइयर जहां बढ़ा
अगर हायर टेम्परेचर जहाँ बढ़ गया, जहाँ पे आप लोगों को जगह गर्म रखना है, वहाँ का टेम्परेचर यदि बढ़ गया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों का इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं आप लोगों की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ मोर्से टेस्ट। मोर्से टेस्ट मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, देखो इस क्वेश्चन देखा होगा लोगों ने और भयभीत हो गए होंगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे एग्जाम में, वो भी 1 मिनट में। और 1 मिनट में क्वेश्चन होगा। मैंने पहले भी यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू मैं करा रखा है, आप लोग जाके देख लिया। आप लोगों को यकीन ना हो कि मैं कैसे क्वेश्चन कराता हूँ और कैसे हूबहू क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बस वहाँ पे वैल्यू चेंज है और हूबहू यही क्वेश्चन है। आप जाइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरे कोर्स जो बना रखा है उसमें आप जाके देखिए, आईसी इंजीनियर वाले कोर्स में वहाँ पे हूबहू यही क्वेश्चन करा रखा है, हूबहू क्वेश्चन आया है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ चेंजेज है बस, और कोई चेंजेज नहीं है। तो वहाँ जाके आप मोर्से टेस्ट वाला मेरा जो आईसी इंजीनियर का कोर्स है उसको आप जरूर देखें, और उसमें आप लोगों को समझाया गया है कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। अगर आपने उस कोर्स को देखा होता तो ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे भी देख ही लेते हैं सोल्व करना। मैं डिस्कस ऑब्वियसली इसको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा कैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व, पर क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा कि सोल्व कैसे करना है, बस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो भाई ये है आपका द फॉलोइंग आर द रिजल्ट of Morse test conduct on the 4-cylinder 4-stroke petrol engine at a common constant speed in all cases. The आपका क्या है? The brake power of the engine when all the cylinders are firing in 8 kilowatt. The brake power of the engine when each cylinder is cut off in turn in 55 किलोवाट, 55.5 किलोवाट, 54.5 किलोवाट एंड 55 किलोवाट। तो इस प्रकार से आपका दे रखा है उसने सारे वैल्यू दे रखे हैं। एक एक इंजन को, एक एक सिलेंडर को बंद किया गया है, उसके बाद जो जो डिटेल आए हैं उसको दिया गया, उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी हमसे पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता चुका हूँ, कैसे ऐसा तरीके आते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस करूंगा कि भाई करना कैसे है इसको, बाकी क्यों ये ऐसा करते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका। काफी डिटेल में मोर्से टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सिलेंडर किसके लिए यूज होता है, ये सब चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने आईसी इंजीनियरिंग कोर्स में। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं तो कि कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं ब्रेक पावर, मैं यहाँ पे बस बता सकता हूँ कि कैसे ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे करना है। बाकी क्या क्यों करते हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रेक पावर आपको 80 किलो न्यूटन आपको दे रखा है उसने। उसके बाद आईपी इसके ने सब कुछ एक एक को बंद किया है, तो एक एक का बंद किया है, तो उसमें से अगर आप सबको 80 में से अगर घटाए हैं तो सबका आईपी आपका 1 2 3 एक एक बंद करने के बाद उसका इंडिकेटेड पावर क्या होगा वो निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप जब घटाते हैं ब्रेक पावर को ब्रेक पावर में से तो आपका क्या हो जाता है, आपका फ्रिक्शन पावर तो घट जाता है और आपका IP1 निकल के आ जाता है। IP1 निकल के आया 25, बाकी चीजें घट रही है। एक्चुअली उस जो इंजन जो बंद हुआ है ना उसका ये IP1 निकल के आया है। तो बाकी जितने इंजन जो चल रहे हैं वो उसका ये ब्रेक पावर कब था, जब सारे इंजन चल रहे थे। तो वह सारे इंजन से ब्रेक पावर बढ़ेगा ही ना। उसमें से 3 को आपने क्या कर दिया, चला रहे हो, एक को बंद कर दिया, तो 3 जो चल रहा है उसको हम घटा दें, इससे ब्रेक पावर ही दे रहा होगा, उसको घटा दें तो जो निकल के आएगा वो आपको इंडिकेटर पावर निकल के आएगा, और वो जो इंजन बंद है उसका इंडिकेटर पावर निकल के आएगा। तो इसी प्रकार हम लोगों ने तीनों को निकाला, तीनों को हम लोगों ने जोड़ा, तीनों को जोड़ा 100 किलोवाट आए एफिशिएंसी निकालने के लिए ब्रेक पावर में से हम लोग तीनों को जोड़, सभी का इंडिकेटर पावर जोड़ दिया हम लोगों ने। चारों जो हमारे पास जो 4 के 4 हमारे पास सिलेंडर थे सभी का इंडिकेटर पावर जोड़ा, इंडिकेटर पावर आ गया। ब्रेक पावर में हम लोगों ने इंडिकेटर पावर से डिवाइड किया और हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो इस तरह से आपके किस्से हो गए खत्म समाप्त। तो इस लेसन में इतना है। थैंक यू वेरी मच। आपसे आग्रह है कि भाई आप मुझे अधिक से अधिक शेयर करें, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रिव्यू दें, 5 रेटिंग मुझे जरूर दें, क्योंकि भाई अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे तो भी अनअकैडमी में मुझे जल्दी जल्दी कोर्स आपको पब्लिश करेगा, नहीं तो रोके ब्लॉक कर देता है कोर्स को मेरा। इसी